ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं 2 दिन पहले यानी 21 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई ए वतन मेरे वतन फिल्म का। सारा अली खान और इमरान हाशमी जिन्होंने इस फिल्म में क्रमशः उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया की भूमिका निभाई है, वे इसमें मुख्य भूमिका में है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 13 मिनट की है। इसे डायरेक्ट किया है कन्नन अय्यर ने और करण जौहर फिल्म के मुख्य प्रोड्यूसर्स में से एक है। ए वतन मेरे वतन और स्वतंत्रवीर सावरकर, ये दोनों ही फिल्में एक ही सप्ताह में एक साथ में रिलीज हुई है। दोनों ही फिल्मों की थीम एक जैसी है, दोनों ही फिल्में स्वतंत्रता के इतिहास पर आधारित है, परंतु इन दोनों ही फिल्मों में इतिहास की तरफ, विशेषतः स्वतंत्रता के इतिहास की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है, पूर्ण रूप से विपरीत है। कहीं पर कोई दूर दूर तक आपको समानता देखने को नहीं मिलेगी। अब ए वतन मेरे वतन में इतिहास का वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा गया है जिस दृष्टिकोण से हमें हमेशा से इतिहास की तरफ देखना सिखाया गया। स्वतंत्रता के बाद में किस प्रकार से स्वतंत्रता का पूरा श्रेय केवल 2 नामों को देने का प्रयास किया गया, गांधी और नेहरू, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हो, कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से हो, फिल्मों के माध्यम से हो, जो एक नैरेटिव गढ़ा गया, इतिहास का जो तोड़ा मरोड़ा गया वर्जन हमारे सामने रखा गया, हमारे महान क्रांतिकारियों के बलिदान को भुलाकर केवल 2 नामों को कैसे स्वतंत्रता का पूरा श्रेय दिया गया, वो वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इतिहास की तरफ देखने का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ए वतन मेरे वतन ये फिल्म बनी है। और स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म में सही मायने में हमारे जो महान क्रांतिकारी है उनके बलिदान को सही मायने में ट्रिब्यूट स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म में दिया गया है। हालांकि एक आश्चर्य की बात देखिए, जब भी कोई फिल्म सही इतिहास को सामने रखने के लिए आती है ना, वैसे ही हम कई बार देखा हुआ है कि भाई बॉलीवुड शायद परेशान हो जाता है, अचानक से उस सही इतिहास को सामने रखने वाली फिल्म के साथ में एक दूसरी फिल्म भी अचानक से आ जाती है जिसमें वही तोड़े मरोड़े गए बातें दिखाई जाती है। जैसे कि आप याद करिए द कश्मीर फाइल्स के समय अचानक से शिकारा उसके पहले रिलीज हो गई थी। द वैक्सीन वॉर आने से पहले अचानक से भीड़ पहले रिलीज हो गई थी, और ऐसे हमने और भी कुछ बार देखा हुआ है। और अभी एक बार फिर से देखिए स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म, उसके साथ में अचानक से ये ए वतन मेरे वतन फिल्म आ जाती है। अब ये संयोग है या फिर जानबूझकर होता है या पता नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने, परंतु ये मैंने कम से कम भाई ऑब्जर्व किया है। अब ए वतन मेरे वतन की कहानी क्या है, संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कुछ 2-4 महीनों के लिए एक कांग्रेस रेडियो चलाया गया था और उस पर यह फिल्म आधारित है। उस कांग्रेस रेडियो की शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद में पूरी फिल्म में ब्रिटिश उस कांग्रेस रेडियो का प्रक्षेपण कहाँ से हो रहा है, ये वैन ले लेकर घूम घूम कर वो खोज रहे होते हैं। बस यही पूरी फिल्म में दिखाया है। इसके अलावा आपको कुछ भी अधिक ना इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा, ना ही कुछ अलग अलग ऐसे सब प्लॉट्स है, ना ही हमारे कई सारे अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया, कुछ भी नहीं। बस कांग्रेस रेडियो का एक जगह से कैसे प्रक्षेपण शुरू होता है और उसके बाद में ब्रिटिश वैन ले लेकर के इधर उधर वो घूम रहे हैं। बस यही पूरी फिल्म में रिपीट कर करके बार बार वो दिखा रहे हैं। और ए वतन मेरे वतन फिल्म का मुख्य उद्देश्य हमें अंदर से बस यही फील होता है जैसे कि बस कांग्रेस का और गांधीवाद का महिमा मंडन करने के लिए जैसे ये फिल्म बनाई गई हो, ऐसा बार बार अंदर से हमें फील होता है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, आप इस फिल्म में उसे कैसे प्रस्तुत किया है वो देखिए, और उसके बाद में स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म में उसे कैसे प्रस्तुत किया है आप देखना। और जब आप स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म देखेंगे तो आपके अंदर से एक ही प्रश्न उठेगा कि भाई ये सारे जो तथ्य स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म में दिखाए हैं ये आज तक हमें क्यों नहीं दिखाए गए। ए वतन मेरे वतन जैसी फिल्मों में ये बातें क्यों नहीं आती। स्वतंत्रता के बाद में जो हमेशा से स्वतंत्रता का पूरा श्रेय गांधी और नेहरू इन 2 नामों को देने का प्रयास किया गया, उसी नैरेटिव को गढ़ने के लिए जो कई सारी अलग अलग फिल्में बनाई गई है, इवन विदेशियों के द्वारा भी गांधी जैसी फिल्म बनाई गई उसके पीछे भी किसका हाथ था सब जानते हैं। तो ये जो एक नैरेटिव गढ़ा गया ना, आप अंदर से यही आश्चर्य होता है कि भाई जो बातें खुली आंखों से इतनी स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, उन बातों को कैसे दबा दिया गया। सोचिए कैसे ये नैरेटिव गढ़ा गया होगा। हमारे इतने हजारों क्रांतिकारियों के बलिदान को, लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान को दबा दिया गया। और आज एक फिल्म वो सामने रखने वाली आती है तो भी ना ही उसको प्रमोट किया जाता है, ना ही इकोसिस्टम उस पर चर्चा करता है। अब कुछ मित्रों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई जैसे अभी इस फिल्म में उषा मेहता जी के बारे में बताया गया है जिन्होंने कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी, तो क्या उनके योगदान को हम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल उनके योगदान को हमारा नमन है। और ये बात
बिल्कुल इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि कांग्रेस के साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए थे। परंतु परंतु उससे यह सच्चाई नहीं बदल जाती कि भाई कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। कांग्रेस केवल कैसे सत्ता के लिए लड़ रही थी उस समय, उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता थी। तो पर्दे के पीछे कांग्रेस के जो धागे थे वो एक प्रकार से ब्रिटिशों के ही हाथ में थे। तो पर्दे के आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे, पर पर्दे के पीछे से जिस प्रकार से काम चल रहे थे जो कुछ भी, तो उस सच्चाई को तो हम भूल नहीं सकते ना, नकार नहीं सकते ना। और स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म को अगर आप देखेंगे तो ये सारे फैक्ट्स खुलकर दिखाए गए हैं कि नरम दल गरम दल जो बातें हम सुनते हैं, नरम दल में विशेषतः जो कांग्रेस आदि का यूज करके ब्रिटिश किस प्रकार से सामान्य जनता का जो आक्रोश है उसको दबाने का प्रयास करती थी, कि ये जो गरम दल है और सामान्य जनता का जो आक्रोश है उसको दबाने के लिए नरम दल को सामने रख करके कैसे उसको डाइवर्ट किया जाता था, उस आक्रोश को, उसके लिए ब्रिटिश कैसे पीछे से प्लानिंग करते थे, ये सब कुछ स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में दिखाया गया है। और कांग्रेस की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई थी। एओ ह्यूम, एक ब्रिटिश के द्वारा कांग्रेस की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई थी कि इस प्रकार से कांग्रेस को सामने रख करके लोगों का जो आक्रोश है उसको डाइवर्ट किया जा सके। जो स्वतंत्रता हमें बड़ी ही आसानी से मिल सकती थी उसको और जितना हो सके खींचा जा सके, और एक ऐसी पार्टी या कुछ ऐसे लोग सामने खड़े किए जा सके जो ब्रिटिशों की विचारधारा वाले हो, और बाद में जब कभी भी सत्ता छोड़ने का समय आ जाए उस समय उन्हीं लोगों के हाथ में भारत की सत्ता सौंप कर जाया जा सके। इस उद्देश्य से ब्रिटिशों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उसने ब्रिटिशों को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। और उसके बाद में ब्रिटिशों ने देखा कि भाई अगर उनको यहाँ पर भारत का कल्चरल जेनोसाइड करना है, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, उसी उद्देश्य से यहाँ पर मिशनरीज हो, एवेंजलिस्ट्स हो, उनको बढ़ावा ब्रिटिशों ने दिया था। परंतु 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक ब्रिटिशों को मिला था। और उसके बाद में फिर उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को साथ में लेकर के एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करना आवश्यक है, कांग्रेस जैसी, जिसके माध्यम से फिर जैसे कि मैंने कहा जो आक्रोश है लोगों का, या जो गरम दल क्रांतिकारी जिन्हें हम कहते हैं, उस आक्रोश को डाइवर्ट किया जा सके। तो जैसे कि मैंने कहा, हाँ, कांग्रेस के साथ में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए थे। नेताजी भी कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे। उनमें से कईयों का बाद में कांग्रेस से मोहभंग हुआ और वे कांग्रेस से अलग हो गए थे। ये सारी राजनीति, ये सारे षड्यंत्र देखने के बाद में एक और बात क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ए वतन मेरे वतन फिल्म का मुख्य विषय भी वही है। स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म में जब आप क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो पार्ट देखेंगे ना, तो आपके बिल्कुल आंखों के सामने कोई भी अगर पर्दे हो ना तो वो खुल जाएंगे एकदम से, कि कैसे कैसे षड्यंत्र उस समय हुए थे। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट से ठीक पहले आज़ाद हिंद सेना का प्रभाव बढ़ते जा रहा था, नेताजी का प्रभाव बढ़ते जा रहा था, लोगों में नेताजी की लोकप्रियता बढ़ते जा रही थी, बराबर ना। उस समय नेताजी ने आज़ाद हिंद सेना की अपनी सरकार, भारत की अपनी पहली सरकार की स्थापना भी कर दी थी, जिसकी अपनी करेंसी थी। हाँ, ये इस पर मैंने ऑलरेडी कई बार बात की हुई है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद में 2018 में, जितना मुझे याद है, पहली बार आज़ाद हिंद सेना सरकार को रिकॉग्नाइज भी किया था। तो वो आज़ाद हिंद सेना की सरकार की स्थापना हुई, जिसे कई सारे अलग अलग देशों ने मान्यता भी दी थी, उनकी अपनी अपनी करेंसी भी थी, बहुत सारी पूरी योजना, पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ में उस सरकार की स्थापना नेताजी ने की थी। परंतु देखिए, उसके बाद अचानक से क्या हुआ? अचानक से लोगों के मन में जो आक्रोश था, नेताजी के लिए प्रेम था, उन बातों को डाइवर्ट करने के लिए, या जो भी रीज़न हो आप सोचिए ज़रा, अचानक से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। अचानक से नेताजी के प्लेन क्रैश की न्यूज़ सामने आ जाती है, और पूरा का पूरा जो मीडिया आदि, पूरा जो ध्यान है वो अचानक से क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट बाद में असफल ही रही थी। स्वतंत्रता के पीछे मुख्य कारण क्या था? आज़ाद हिंद सेना का प्रभाव। उसके बाद में जिसे द रॉयल नेवल म्यूटिनी कहा जाता है, हमारी नौसेना, वायुसेना, पुलिस, उन्होंने अपनी बंदूक की नोक को ब्रिटिश की तरफ घुमा दिया था। ये दूसरा मुख्य कारण था। और तीसरा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अंग्रेज अपने आप में ही इतने कमज़ोर हो गए थे कि ये जो लोगों के मन में आक्रोश था यहाँ पर, उसको कंट्रोल कर पाना उनके हाथ में नहीं था। और इन सब कारणों के चलते ब्रिटिशों ने सत्ता कांग्रेस के हाथ में सौंप दी।
जो ब्रिटिशों के ही नैरेटिव को आगे बढ़ाए। मतलब जो उन्होंने यहाँ पर 7 लाख गुरुकुलों को नष्ट करके अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो झूठा इतिहास उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया था, अपने आप को ही एक सेवियर के रूप में जो उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया था, उसी झूठ को आगे भी बढ़ाया जा सके। और गलती से भी नेताजी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो या सावरकर जी हो, इनके हाथ में सत्ता ना जाए। ऑब्वियसली ब्रिटिश तो यही चाहते ना, क्योंकि भाई अगर नेताजी, सावरकर जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके हाथ में अगर सत्ता जाती तो ये जो झूठ, जो हमें झूठा इतिहास आदि जो हम पढ़ते आ रहे थे, वो तो कभी होता ही नहीं स्वतंत्रता के बाद में। और इसी कारण से उन्होंने कांग्रेस, जिसकी स्थापना ही ब्रिटिशों ने स्वयं की थी, उनके ही हाथ में ब्रिटिशों ने वो सत्ता जाते समय सौंप दी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता के पीछे के मुख्य कारण कुछ और थे, परंतु स्वतंत्रता का पूरा श्रेय लेने के लिए कांग्रेस ने हमेशा से ही दो नामों को ही पूरा श्रेय दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट को ही हमेशा से उन्होंने सबसे प्रखरता से प्रमुखतः सामने रखा, परंतु उसके पीछे भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह सामने प्रश्न खड़े होते हैं, जो प्रश्न स्वतंत्रवीर सावरकर ये फिल्म सामने रखती है। और इसी कारण से मैंने कहा, स्वतंत्रवीर सावरकर ये फिल्म आप बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। बाकी ए वतन मेरे वतन फिल्म में दिखाने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं था। कोई भी इतिहास के अलग अलग पहलू ये फिल्म हमारे सामने नहीं रखती है। कितने सारे क्रांतिकारियों के बारे में बताया जा सकता था, परंतु फिल्म का उद्देश्य तो वो था ही नहीं। यहाँ पर बस एक बात को लेकर के उसी बात को बार बार वे रिपीट करते गए हैं। मैं फिर से कहूँगा कि कांग्रेस के साथ में भी बहुत महान महान व्यक्तिमत्व जुड़े थे। उनके योगदान को हमारा सदैव नमन ही रहेगा, परंतु साथ में ही ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। ओवरऑल टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी लगती है फिल्म की। पैसे भी काफ़ी खर्च उन्होंने किए हुए हैं, परंतु चाहे स्टोरी हो, स्टोरी टेलिंग का तरीका हो, परफॉर्मेंसेस हो, जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है, वहाँ कहीं पर भी कोई मेहनत हमें दिखाई नहीं देती। बहुत ही डल फिल्म लगती है। कोई मतलब फिल्म के साथ आप एंगेज ही नहीं हो पाएंगे। एक ही बात को बाद में तो वो बार बार रिपीट करते जाते हैं, और अधिकतर बातें ऐसी फिल्में लगती है जिन पर हम विश्वास भी नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी उन्होंने यहाँ पर ली हुई है। मतलब एक घटना को लेकर के उसके आड़ में बहुत सारी फिक्शनल कहानी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए उन्होंने लिखी है, ऐसा फिल्म देखते हुए हमें फील होता है। कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक ये फिल्म थी। ए वतन मेरे वतन फिल्म को मैं दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह नहीं है। जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।